अब सुन रहे हैं पुस्तक जहां शब्द बनते हैं विचार और विचार बदलते हैं दृष्टिकोण। यहाँ हर एपिसोड में हम किताबों के पन्नों से निकालते हैं ज्ञान, अनुभव और वो अनकही बातें जो जीवन को नई दिशा दे सकती हैं। तो तैयार हो जाइए एक नई सोच, एक नई समझ और एक नई यात्रा के लिए। ये है पुस्तक। बहुत ही शानदार शुरुआत है ये। शुक्रिया। तो आज की जो हमारी गहरी चर्चा है ना, उसे शुरू करने से पहले जरा एक कल्पना करते हैं। मान लीजिए एक बहुत ही शानदार पार्टी चल रही है। अच्छा। हाँ, मतलब संगीत है, बेहतरीन रोशनी है, लोग हंस रहे हैं और एक दूसरे के साथ बहुत गहराई से बातचीत कर रहे हैं। लेकिन तभी एक इंसान वहां दाखिल होता है जिसने सिर से पैर तक 20 किलो का भारी भरकम लोहे का कवच पहना हुआ है। अरे बाप रे, 20 किलो का कवच। बिल्कुल। और वो इस कवच के अंदर से बस बाहर की दुनिया को झांक रहा है। वो पूरी तरह सुरक्षित है, उस पर कोई खरोच नहीं आ सकता। लेकिन क्या वो इंसान सच में उस पार्टी का हिस्सा बन पाएगा? मुझे नहीं लगता। मतलब वो शारीरिक रूप से सुरक्षित जरूर हो सकता है, लेकिन उस अनुभव से, उस जश्न से और सबसे बड़ी बात मानवीय जुड़ाव से वो पूरी तरह कट चुका है। सही बात है, एकदम अलग थलग पड़ जाएगा वो। हाँ, और अक्सर सुरक्षा के इस भ्रम को ही असली जीवन मान लिया जाता है, जबकि असलियत में जीवन तो उस भारी कवच के बाहर धड़क रहा है। बिना वो कवच उतारे असली जुड़ाव संभव ही नहीं है। और यही आज की हमारी इस गहरी चर्चा का मुख्य बिंदु है। हाँ। आज हम डियरिंग ग्रेटली के पन्नों से उन विचारों को खंगालेंगे जो संवेदनशीलता, या जिसे अंग्रेजी में वल्नरेबिलिटी कहते हैं, और शर्म यानी शेम और पूरे दिल से जीने की कला को समझाते हैं। बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी भी है, क्योंकि समाज हमेशा यही सिखाता है कि अपनी कमजोरी मत दिखाओ, लेकिन शायद खुद को असुरक्षित और वास्तविक रूप में पेश करना ही साहस की सबसे बड़ी निशानी है। पर इसे समझने के लिए सबसे पहले उस दुनिया की नब्ज पकड़नी होगी जिसमें हम सांस ले रहे हैं। हाँ, उस दुनिया को समझना सबसे अहम कदम है। और उस दुनिया को अभाव की संस्कृति या स्कैसिटी कल्चर कहा जा सकता है। स्कैसिटी कल्चर, थोड़ा इसे आसान शब्दों में समझाएंगे? जरूर। अगर गहराई से देखा जाए तो आजकल सुबह आंख खुलते ही दिमाग में पहला विचार क्या आता है? अक्सर लोग यही सोचते हैं, अरे यार पर्याप्त नींद नहीं मिली। अरे हाँ, ये तो मेरे साथ रोज होता है। देखा? और उसके तुरंत बाद दूसरा विचार आता है, मेरे पास तो पर्याप्त समय ही नहीं है। मतलब बिस्तर से पैर नीचे रखने से पहले ही एक इंसान खुद को अधूरा और पीछे महसूस करने लगता है। ये तो सच में रोज की कहानी लगती है। हर चीज में बस यही लगता है कि कुछ कमी है, चाहे वो काम हो, रिश्ते हो या खुद का शरीर हो। एकदम सही कहा आपने। और यही नेवर इनफ यानी कभी पर्याप्त नहीं की मानसिकता है। हम कभी काफी अच्छे नहीं हैं, काफी सफल नहीं हैं, काफी सुरक्षित नहीं हैं। एक अजीब सी दौड़ है। बिल्कुल। ये अभाव की संस्कृति लगातार एक डर को पालती है। इस डर के कारण लोग हमेशा एक दूसरे से अपनी तुलना करते रहते हैं और एक ऐसी दौड़ में भागते रहते हैं जिसका कोई अंत नहीं है। तो इस डर और अभाव की संस्कृति से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? यहाँ मुझे थियोडोर रूजवेल्ट का मैन इन द एरिना वाला भाषण याद आ रहा है। अरे हाँ, वो बहुत ही पावरफुल है ना? उन्होंने बहुत ही सटीक बात कही थी कि जो व्यक्ति मैदान के बाहर बैठकर आलोचना कर रहा है उसकी कोई अहमियत नहीं है। असली श्रेय तो उस इंसान को जाता है जो असल में मैदान के अंदर है, यानी अरीना में है। बिल्कुल, जिसका चेहरा धूल, पसीने और खून से सना है। हाँ, जो बार बार गिरता है और फिर खड़ा होता है, जो असल में कोशिश कर रहा है। ब्रूसवेल्ट का वो नजरिया ना वल्नरेबिलिटी की असली परिभाषा को सामने लाता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि वल्नरेबिलिटी का मतलब कमजोरी है, पर ऐसा नहीं है। तो फिर क्या है? संवेदनशीलता का मतलब किसी लड़ाई को जीतना या हारना नहीं है। ये तो उस मैदान में उतरने का साहस है जहां परिणाम के बारे में कोई कुछ नहीं जानता। ये एक तरह का भारी भावनात्मक जोखिम है। लेकिन रुको, यहीं पे मुझे थोड़ी उलझन होती है। मतलब बचपन से तो यही पाठ पढ़ाया गया है कि अपनी कमजोरियां किसी को मत दिखाओ, मजबूत बनो। हाँ, लड़कों को तो खास तौर पर। बिल्कुल। तो क्या संवेदनशीलता का मतलब सच में कमजोर होना है? अगर इसे एक उदाहरण से समझें तो ये किसी बहुत ऊंचे डाइविंग बोर्ड के बिल्कुल किनारे पर खड़े होने जैसा लगता है मुझे। अरे वाह, बहुत अच्छा उदाहरण है ये। मतलब नीचे छलांग लगाने का खौफ नसों में दौड़ रहा होता है, पर उसी छलांग के अंदर रोमांच और आजादी भी छिपी होती है। वो डाइविंग बोर्ड वाली तुलना इस बात को बहुत गहराई से समझाती है। जब कोई उस बोर्ड के किनारे पर खड़ा होता है तो उसका दिमाग चीख चीख कर कह रहा होता है कि यहाँ खतरा है, पीछे हट जाओ। हाँ, दिमाग तो हमेशा सेफ खेलना चाहता है।
बिल्कुल, और यही वल्नरेबिलिटी है। लेकिन अगर उस पानी के आनंद को महसूस करना है तो उस सुरक्षित बोट को छोड़ना ही पड़ेगा। इसीलिए संवेदनशीलता कमजोरी नहीं है। तो ये क्या है? ये तो प्रेम, खुशी, साहस और रचनात्मकता का जन्म स्थान है। जरा सोचिए, किसी ऐसे इंसान से प्यार करना जो शायद वापस प्यार ना करे, क्या ये कमजोरी है? नहीं यार, ये तो बहुत बड़ा साहस है, क्योंकि उसमें दिल टूटने का सीधा सीधा जोखिम है। एकदम सही। बिना भावनात्मक जोखिम उठाए, बिना खुद को पूरी तरह सामने रखे कोई भी सच्चा रिश्ता नहीं पनप सकता। संवेदनशीलता ही वो इकलौता दरवाजा है जो गहरे और सच्चे मानवीय अनुभवों की ओर खुलता है। अगर ये इतनी बड़ी ताकत है तो फिर लोग इससे इतना भागते क्यों हैं? मैंने अक्सर देखा है, लोग बड़ी शान से कहते हैं, मैं तो बहुत प्रैक्टिकल हूँ, मैं संवेदनशील नहीं हूँ, मेरा दिल बहुत सख्त है। ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। भ्रम है? हाँ, अगर कोई सांस ले रहा है, जीवित है, तो वो संवेदनशील है, इससे बचा नहीं जा सकता। जो लोग ये दिखावा करते हैं कि उन पर किसी चीज का असर नहीं होता, वे असल में एक झूठी दुनिया में जी रहे होते हैं। अच्छा, तो वो बस एक नकाब है। बिल्कुल। और इसके साथ एक और गलत फहमी जुड़ी है। कुछ लोगों को लगता है कि संवेदनशीलता का मतलब है अपने सारे राज दुनिया के सामने खोल कर रख देना। अरे हाँ, जैसे आजकल सोशल मीडिया पर लोग अपनी पूरी निजी जिंदगी की नुमाइश कर देते हैं। मतलब हर छोटी बड़ी बात, हर आंसू का वीडियो बनाकर डाल देते हैं। हाँ, और उसे वल्नरेबिलिटी का नाम दे दिया जाता है, जबकि वो असल में वल्नरेबिलिटी नहीं है। तो फिर क्या है सच्ची वल्नरेबिलिटी? सच्ची भी संवेदनशीलता के लिए सीमाएं यानी बाउंड्रीज और विश्वास का होना बेहद जरूरी है। अपनी कहानी हर किसी को नहीं सुनाई जा सकती। ये सिर्फ उन लोगों के साथ साझा की जाती है जिन्होंने उसे सुनने का अधिकार कमाया है। लेकिन ये तो एक अजीब सा विरोधाभास हो गया यार, एक तरह का मुर्गी और अंडे वाला सवाल। वो कैसे? मतलब संवेदनशील होने के लिए किसी पर विश्वास होना चाहिए, और विश्वास कायम करने के लिए संवेदनशील होना पड़ता है। इन दोनों में से शुरुआत कहाँ से होती है? ये बहुत ही उम्दा सवाल है, और सच कहूं तो ये एक धीमी और बहुत ही बारीक प्रक्रिया है। इसे समझने के लिए मार्बल जार यानी कंचों के जार का उदाहरण बहुत दिलचस्प है। कंचों का जार, ये क्या है? स्रोत में एक तीसरी कक्षा की बच्ची है एलन, और उसकी टीचर की कहानी का जिक्र है। तो होता क्या है कि टीचर के डेस्क पर एक खाली जार रखा होता था। अच्छा। जब भी बच्चे क्लास में कोई अच्छा काम करते या एक दूसरे की मदद करते, तो टीचर उस जार में कुछ कंचे डाल देती, और जब कोई नियम टूटता तो कंचे बाहर निकाल लिए जाते। ये तो बच्चों को अनुशासन सिखाने का अच्छा तरीका है। हाँ, लेकिन बात सिर्फ अनुशासन की नहीं है। विश्वास भी रातों रात नहीं बनता, वो इसी जार की तरह धीरे धीरे भरता है। यानी कोई बहुत बड़ा त्याग करने से विश्वास नहीं बनता, बल्कि रोजमर्रा के छोटे छोटे पलों से बनता है। बिल्कुल, हाँ, जिन्हें स्लाइडिंग डोर मोमेंट्स कहा गया है। स्लाइडिंग डोर मोमेंट्स मतलब वो मौके जहां हमारे पास चुनने का विकल्प होता है। एकदम सही पकड़े हैं। मान लीजिए कोई अपनी पसंदीदा किताब पढ़ रहा है, और तभी उसकी नजर पड़ती है कि सामने बैठा इंसान उदास है। उस एक पल में दो विकल्प होते हैं, या तो किताब में सिर गड़ाए रखा जाए, जिसे हम अलगाव या डिसएंगेजमेंट कहेंगे। हाँ, इग्नोर कर देना। हाँ, या फिर किताब बंद करके पूछा जाए, क्या हुआ, तुम उदास क्यों लग रहे हो? ये जुड़ाव है। इस छोटे से जुड़ाव से विश्वास के जार में एक कंचा जुड़ जाता है। बहुत खूब। ऐसे ही हजारों छोटे छोटे पलों से विश्वास का जार भरता है। बिल्कुल। और इसीलिए विश्वासघात का मतलब सिर्फ धोखा देना या पीठ में छुरा घोंपना नहीं होता। तो और क्या होता है? अक्सर तो लोग यही मानते हैं कि किसी ने चीट किया तभी विश्वास टूटा। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि विश्वास सिर्फ बड़े धोखे से टूटता है। विश्वासघात का सबसे खतरनाक और खामोश रूप है अलगाव। मतलब केयर करना बंद कर देना। हाँ, जब कोई परवाह करना बंद कर देता है, जब कोई सामने वाले की भावनाओं से मुंह मोड़ लेता है, तो वो समझ लीजिए जार के सारे कंचे एक साथ गिरा देता है। उफ, ये बहुत चुभने वाली बात है। परवाह करना छोड़ देना सबसे बड़ा धोखा है। लेकिन मैं सोच रहा था कि वो कौन सी चीज है जो इंसानों को ये जार भरने से या संवेदनशील होने से रोकती है, जो उन्हें पीछे धकेलती है? वो सबसे बड़ी दीवार है शर्म, या जिसे हम हीन भावना कहते हैं, शेम। ये वो एहसास है जो इंसान को अंदर ही अंदर खाता रहता है। एक मिनट, शर्म और अपराध बोध यानी शेम और गिल्ट, क्या ये दोनों एक ही चीजें नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, और इसे समझना बहुत जरूरी है। तो इसे कैसे अलग करेंगे? इसे ऐसे समझा जा सकता है, अपराध बोध इंसान से कहता है कि मैंने कुछ बुरा किया है, जबकि शर्म ये यकीन दिला देती है कि मैं ही बुरा हूँ। ओहो,
मैंने बुरा किया वर्सेस मैं ही बुरा हूं, बहुत बड़ा फर्क है ये। बहुत बड़ा। अपराध बोध अपनी गलतियों को सुधारने की प्रेरणा दे सकता है, लेकिन शर्म इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। ये एहसास कराती है कि इंसान प्यार या सम्मान पाने के लायक ही नहीं है। यहाँ मुझे हैरी पॉटर से जुड़ा वो प्रसंग याद आ रहा है जो श्रोतों में था। हाँ। एक व्यक्ति ने शर्म पर चर्चा करने की तुलना हैरी पॉटर के स्नेप और डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट्स की क्लास से की थी। हाँ, वो तुलना बहुत ही सटीक थी, क्योंकि शर्म भी उसी अंधेरे जादू की तरह है जो चुपचाप इंसान को निगलती रहती है। ये अकेलेपन, खामोशी और अंधेरे में सबसे तेजी से पनपती है। तो ये एक फफूंद या मोल्ड की तरह है, जैसे सीलन और अंधेरे कमरे में फफूंद तेजी से फैलती जाती है। बिल्कुल वैसे ही। लेकिन जैसे ही खिड़की खोलकर उस पर सूरज की रोशनी और ताजा हवा डाली जाती है, वो फफूंद खत्म हो जाती है। तो शर्म के मामले में ये ताजा हवा क्या है? बहुत बढ़िया सवाल। वो ताजा हवा है सहानुभूति, यानी एम्पैथी। एम्पैथी, वो कैसे काम करती है? जब कोई अपनी शर्म के बारे में बात करता है और सामने से ये सुनने को मिलता है कि मैं भी इस दौर से गुजरा हूँ, यानी मी टू, तो वो फफूंद वहीं खत्म हो जाती है। अच्छा, क्योंकि शर्म ये विश्वास दिलाना चाहती है कि इंसान अपने दर्द में बिल्कुल अकेला है ना? बिल्कुल। और सहानुभूति उस अकेलेपन को तोड़ देती है। वो एहसास दिलाती है कि हम अकेले नहीं हैं। तो क्या ये फफूंद, मेरा मतलब है ये शर्म महिलाओं और पुरुषों में एक ही तरह से काम करती है? नहीं, समाज ने दोनों के लिए अलग अलग साँचे बनाए हैं। महिलाओं के लिए शर्म एक मकड़ जाल की तरह है। मकर जाल कैसे? उनसे उम्मीद की जाती है कि वो हर काम परफेक्शन के साथ करें। मतलब एक बेहतरीन पेशेवर भी हो, एक समझदार माँ भी हो, और साथ ही दिखने में भी हमेशा आकर्षक हो। हाँ, उन पर बहुत दबाव होता है। और सबसे थका देने वाली बात यह है कि ये सब ऐसा लगना चाहिए जैसे इसके लिए कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ रही। सब कुछ एकदम नेचुरल दिखना चाहिए। उफ, ये तो सच में एक उलझा हुआ जाल है। और पुरुषों के लिए, उनके लिए ये जाल कैसा दिखता है? पुरुषों के लिए ये मकड़ जाल नहीं, बल्कि एक बहुत ही तंग बक्सा है। बक्सा? हाँ, और उस बक्से का सिर्फ एक ही नियम है, कभी कमजोर मत दिखो। रोना मना है। बिल्कुल। स्रोतों में एक बुक साइनिंग इवेंट की बहुत ही भावुक घटना का जिक्र है। वो पीले स्वेटर वाले व्यक्ति की कहानी? हाँ, वहाँ पीले स्वेटर वाले एक व्यक्ति ने आंखों में आंसू भरकर कहा था कि मेरा परिवार मुझे मेरे सफेद घोड़े से गिरते हुए देखने के बजाय मुझे उस घोड़े पर मरते हुए देखना ज्यादा पसंद करेगा। हे भगवान, ये बहुत ही पीड़ादायक है यार। इसका सीधा सीधा मतलब है कि समाज पुरुषों को इंसान होने का भी पूरा हक नहीं देता। सही कहा। अगर वे डर या कमजोरी दिखाते हैं तो अक्सर उनके अपने लोग ही उनसे नजरें फेर लेते हैं। और जब ये दर्द, ये हीन भावना बर्दाश्त से बाहर हो जाती है, तो इंसान खुद को बचाने के लिए उसी भारी सुरक्षा कवच को पहन लेता है, जिसका जिक्र हमने शुरू में उस पार्टी वाले उदाहरण में किया था। बिल्कुल सटीक। जब इंसान भावनात्मक रूप से खुद को असुरक्षित महसूस करता है तो वो बचाव के लिए कुछ तरीके अपना लेता है। ये उसके मानसिक और भावनात्मक सुरक्षा कवच बन जाते हैं। तो ये कवच दिखते कैसे हैं रोजमर्रा की जिंदगी में? इनमें से एक बहुत ही अजीब लेकिन आम कवच है आशंकित खुशी या फॉरबोर्डिंग जॉय। ये थोड़ा अजीब लगता है सुनने में। खुशी से कोई कैसे आशंकित हो सकता है? होता है। क्या ये वैसी स्थिति है जब सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है, कोई अपने सोते हुए बच्चे को प्यार से देख रहा होता है और अचानक दिमाग में एक भयानक ख्याल आता है कि कहीं इसे कुछ हो ना जाए? एकदम सही उदाहरण दिया आपने। खुशी असल में इंसानी अनुभव की सबसे सेंसिटिव भावना है। अच्छा, डर या दुख नहीं? नहीं, जब कोई बहुत खुश होता है तो सबसे ज्यादा डर उस खुशी को खोने का होता है। इसलिए दिमाग खुद को बचाने के लिए पहले से ही किसी बुरी घटना की कल्पना करने लगता है। मतलब वो खुद को तैयार कर रहा होता है? हाँ, उसे लगता है कि अगर पहले से ही दर्द के लिए तैयार रहेंगे तो जब वो सच में होगा तो शायद कम तकलीफ होगी। लेकिन यार, ये तो अपनी खिलाफ रची गई एक साजिश है, सेल्फ साबोटाज। बिल्कुल है। इंसान ने उस खुशी के पल को पूरी तरह महसूस करने से पहले खुद को डरा दिया और वो पल खराब कर दिया। तो इसका इलाज क्या है? जो लोग पूरे दिल से जीना जानते हैं वे इस डर से भागने के बजाय कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड का अभ्यास करते हैं। ग्रैटिट्यूड वो कैसे मदद करता है? वे उस डर को एक चेतावनी के रूप में नहीं बल्कि एक याद दिलाने वाले संकेत के रूप में लेते हैं कि वो पल उनके लिए कितना कीमती है और फिर वो उसके लिए आभारी होते हैं। वाह, ये नजरिया सच में बहुत गहराई लिए हुए है। अब अगर किसी को इस आशंकित खुशी से भी ज्यादा खुद को सुरक्षित रखना हो तो वो शायद परफेक्शनिज्म की ओर भागता है। मैंने अक्सर देखा है कि परफेक्शनिज्म को लोग एक अच्छी आदत मानते हैं,
जैसे कि खुद को बेहतर बनाने की चाह। हाँ, लोग इसे इंटरव्यूज में अपनी ताकत भी बताते हैं, लेकिन स्रोत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि यह एक धोखा है। धोखा है? बिल्कुल। परफेक्शनिज्म खुद को बेहतर बनाने के बारे में नहीं है, बल्कि ये इस भ्रम पर टिका है कि अगर हर काम परफेक्ट तरीके से किया जाएगा और इंसान परफेक्ट दिखेगा तो कोई उसकी आलोचना नहीं कर पाएगा। अच्छा, तो ये दूसरों की नजरों से बचने का तरीका है? हाँ, ये एक ऐसा 20 टन भारी शील्ड है जिसे इंसान जिंदगी भर ढोता रहता है, सिर्फ ये सोचने के लिए कि लोग क्या कहेंगे। बाप रे, तो ये कोई ढाल नहीं बल्कि अपने ही आसपास खड़ी की गई जेल है। सही कहा आपने, और इस जेल की चाबी है खुद के प्रति करुणा रखना, सेल्फ कंपैशन। मतलब अपनी गलतियों को माफ करना, न करना या नंबिंग। भावनाओं को सुन्न करना, मतलब शराब या किसी नशे की लत में पड़ जाना। नशा तो एक बहुत चरम रूप है, लेकिन आजकल इसका सबसे आम रूप है क्रेजी बिजी रहना, यानी हमेशा अत्यधिक व्यस्त रहना। अरे हाँ, आजकल हर कोई बस यही कहता है, मैं बहुत बिजी हूँ। बिल्कुल। लोग जानबूझकर खुद को काम में इतना उलझा लेते हैं कि उनके पास कुछ भी गहराई से महसूस करने का वक्त ही ना बचे, या फिर घंटों अपने फोन की स्क्रीन पर आंखें गड़ाए रखना, स्क्रॉल करते रहना, ताकि उन कठिन भावनाओं का, उस डर या उदासी का सामना ना करना पड़े। एकदम सही। लेकिन एक बात बताइए, अगर कोई डर को सुन्न कर रहा है तो क्या वो खुशी को महसूस कर पाएगा? यही तो सबसे बड़ा जाल है। इंसान भावनाओं को चुन चुन कर सुन्न नहीं कर सकता। मतलब एक पैकेज डील है। हाँ, अगर डर और शर्म को सुन्न किया जाएगा तो अनजाने में खुशी, प्यार और अपनेपन की भावनाएं भी सुन्न हो जाएंगी। आप उन्हें अलग नहीं कर सकते। ओह, इसका क्या समाधान है? इसका एक ही समाधान है, सीमाएं तय करना और अपनी भावनाओं से भागने के बजाय उनके बीच खड़े रहने की हिम्मत जुटाना। भावनाओं को महसूस करना, चाहे वो कितनी भी अनकंफर्टेबल क्यों ना हो। बिल्कुल। अच्छा, अगर इन भारी कवचों को उतारना सीख लिया जाए तो इसका असर रोजमर्रा की जिंदगी पर कैसे पड़ेगा? जैसे बच्चों की परवरिश में या काम की जगह पर लीडरशिप में। बहुत बड़ा असर पड़ेगा। इसके लिए हमें माइंड द गैप के सिद्धांत को समझना जरूरी है। माइंड द गैप? ये तो वो लंदन के अंडरग्राउंड स्टेशनों पर लिखा होता है ना? हाँ, वही। लेकिन यहाँ ये सिद्धांत हमारे आदर्श मूल्यों और व्यवहारिक मूल्यों के बीच की खाई को दर्शाता है। आदर्श और व्यवहारिक मूल्य, यानी एस्पिरेशनल वैल्यूज और प्रैक्टिस की जाने वाली वैल्यूज। बिल्कुल। इसका मतलब हुआ कि हम दुनिया के सामने जो कहते हैं और असल जिंदगी में जो करते हैं उसके बीच का अंतर। एकदम सही समझे आप। अक्सर माता पिता बच्चों को ईमानदारी का पाठ पढ़ाते हैं, कहते हैं झूठ मत बोलो, लेकिन खुद छोटी छोटी बातों पर झूठ बोल देते हैं। जैसे फोन पे कह देना कि बोल दो पापा घर पर नहीं है। हाँ, बिल्कुल यही। तो पेरेंटिंग में सबसे अहम सवाल ये नहीं है कि क्या सही तरीके से परवरिश की जा रही है। तो फिर असली सवाल क्या है? असली सवाल ये है कि क्या माता पिता वो इंसान बन रहे हैं जैसा वे अपने बच्चे को बनाना चाहते हैं। उफ, ये बहुत भारी बात है, क्योंकि बच्चे वो नहीं सीखते जो उन्हें भाषण में बताया जाता है। बिल्कुल नहीं। बच्चे तो वही सीखते हैं जो उनके माता पिता असल में होते हैं। और इसी प्रक्रिया में बच्चों को ये भी सिखाना जरूरी है कि फिटिंग इन और सच्चे अपनेपन यानी ट्रू बिलोंगिंग में क्या अंतर है। फिटिंग इन तो शायद वो है जब हम दोस्तों के बीच कूल दिखने की कोशिश करते हैं। हाँ, फिटिंग इन का मतलब है कि समाज या दोस्तों के बीच स्वीकारे जाने के लिए खुद को उनके जैसा बना लेना, अपने असली रूप को छिपा लेना। और सच्चा अपनापन क्या है? सच्चा अपनापन तब महसूस होता है जब कोई अपनी असलियत, अपनी कमजोरियों और अपनी पूरी सच्चाई के साथ किसी जगह स्वीकार किया जाता है। मतलब जहाँ कोई कवच पहनने की जरूरत ना हो। बिल्कुल। इस सच्चे अपनेपन और पलों को पूरी तरह महसूस करने की बात पर मुझे स्रोतों में एक बहुत ही प्यारी घटना याद आ रही है। वो पार्क वाली बच्ची की कहानी। हाँ, एक बच्ची पार्क में बोटिंग कर रही होती है। सब कुछ बहुत खूबसूरत होता है और अचानक वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। हाँ। जब उससे पूछा जाता है कि वो क्या कर रही है तो वो बहुत मासूमियत से कहती है कि वो पिक्चर मेमोरी ले रही है। ये बहुत ही खूबसूरत बात है। वो बच्ची असल में उस खुशी के पल से डर नहीं रही थी, वो उस आशंकित खुशी वाले कवच को नहीं पहन रही थी। और वो उसे सुन भी नहीं कर रही थी फोन देख के। और ये जो माइंड द गैप और अपनी कमजोरियों को स्वीकारने वाली बात है, ये तो लीडरशिप पर भी उतनी लागू होती है। 100%। अगर कोई लीडर खुद हमेशा परफेक्ट दिखने का दिखावा करता है और अपनी गलतियों को छुपाता है, तो वो अपनी टीम से नया सोचने यानी इनोवेशन की उम्मीद कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता।
क्योंकि इनोवेशन के लिए तो गलतियां करना और फेल होना सबसे जरूरी शर्त है। एकदम सही कहा आपने। एक बेहतरीन लीडर या एक अच्छा पेरेंट वो नहीं है जो कभी कोई गलती ना करे। हाँ, भगवान तो कोई है नहीं। बिल्कुल, बल्कि वो है जो पूरी ईमानदारी से कहे, हाँ मुझसे गलती हुई है, मुझे सब कुछ नहीं पता, लेकिन मैं इसे सीखने और सुधारने की कोशिश करूंगा। यानी वो अपना अरीना में होने का सच मान ले। हाँ, जब एक लीडर या पेरेंट अपना कवच उतारकर अपनी वल्नरेबिलिटी दिखाता है तो वो अपने आसपास के लोगों को भी वही साहस देता है, और यही पूरे दिल से जीने की सच्ची निशानी है। वाह, इस पूरी चर्चा से एक बात तो शीशे की तरह साफ हो जाती है। वो क्या? कि संवेदनशीलता या वल्नरेबिलिटी से भागने का मतलब है जीवन के सबसे खूबसूरत, सबसे गहरे और असली अनुभवों से भागना। उस 20 किलो के लोहे के कवच को उतारकर मैदान की धूल और पसीने के बीच खड़ा होना ही असल बहादुरी है। बिल्कुल। और एक बात याद रखने वाली है कि जब उस कवच को उतारा जाता है तो ऐसा नहीं है कि शर्म और असुरक्षा हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। मतलब डर तो फिर भी लगेगा? हाँ, वे भावनाएं हमेशा मौजूद रहेंगी, लेकिन जब उनका सामना सहानुभूति, करुणा और साहस के साथ किया जाता है तो उनका असर बेअसर हो जाता है और इंसान अपने असली स्वरूप में आ जाता है। ये एक ऐसी चर्चा है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देती है। इस विषय को आज विराम देने से पहले एक बहुत ही गहरी सोच को पीछे छोड़ना जरूरी लगता है। जी बिल्कुल। स्रोतों में द वेलवेटिन रैबिट की कहानी का जिक्र है। उसमें एक पुराना खिलौना घोड़ा एक नए खिलौने को समझाता है कि असली होने का यानी रियल होने का असल मतलब क्या है। बहुत ही प्यारी कहानी है वो। हाँ, वो कहता है कि असली होना कोई रातों रात होने वाला जादू नहीं है। इस प्रक्रिया में इंसान टूटता है, उसे चोट लगती है, उसके बाल उड़ सकते हैं और वो बदसूरत भी दिख सकता है। हाँ, लेकिन वो खरोचें और वो बदसूरती ही इस बात का इकलौता सबूत है कि उसने पूरे दिल से प्यार किया है और उसे पूरे दिल से प्यार मिला है। ये विचार सच में बहुत कुछ कह जाता है। अगर जीवन भर सिर्फ खुद को परफेक्ट और बुलेट प्रूफ बनाने में निकाल दिया जाए तो उसी दर्द से बचते बचते शायद वो जीवन ही हाथ से फिसल जाएगा जिसे असल में जिया जाना था। यही वो सवाल है जो अब हवा में गूंज रहा है। श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात है। वापस उसी पार्टी की कल्पना की जाए जिससे हमने शुरुआत की थी, जहाँ वो कवच वाला इंसान खड़ा था। बिल्कुल। बाहर संगीत बज रहा है, लोग एक दूसरे से जुड़ रहे हैं और वो लोहे का कवच बहुत भारी है। तो आज ऐसा कौन सा कवच है जिसे उतारने का वक्त आ गया है ताकि उस जीवन के संगीत पर पूरे दिल से नाचा जा सके? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, बहुत गहरी बात है। इसी विचार के साथ आज की इस गहरी चर्चा को यहीं रोकते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे पुस्तक के नए पन्नों के साथ।